हेलो दोस्तों, देखिए प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम करने जा रहे हैं। क्या कहा गया क्वेश्चन में? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी अभाज्य गुणनखंड का यूज़ करना है, उससे हमको एचसीएफ और एलसीएम दोनों क्या करना है, ज्ञात करनी है। तो आइए सबसे पहले हम इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो 12 का अभाज्य गुणनखंड हम पहले कर लेते हैं। तो 12 सबसे छोटी संख्या 2 से हम इसे कैंसिल कराते हैं। तो 2 6 के 12, फिर 2 3 6 और 3 1 3। ठीक है, इसी तरह से हम 15 का कर लेंगे। तो 15 का ये 2 से नहीं कटेगा, तो इसे हम 3 से कैंसिल कराएंगे। 3 पंचे 15 और फिर 5 से एक बार में। इसी तरह 21 का हम कर लेते हैं। 21 को हम कैंसिल कराएंगे तो 3 से 7 बार में और फिर 7 से 1 बार में। तो देखिए 12 का कितना आया, 2 गुना में 2 गुना में 3, और 15 के लिए कितना आया है, 3 गुना में 5। उसी तरह से 21 का बात करें तो 21 के लिए आया 3 गुना में 7। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालना है किसका 12 का, 15 का और 21 का। तो 12 15 21 का एचसीएफ की बात करें तो देखते हैं जो तीनों में कॉमन हो। तो हम देख रहे हैं 3 3 3, यानी कि 3 जो है वो तीनों में आ रहा है, तो ये हमारा कॉमन है। तो ये एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3। अब बात करें हम एलसीएम की, तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम किसका 12 का, 15 का और 21 का। एलसीएम कितना होगा, तो सारे का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो कितना है, 2 × 2 और फिर जो कॉमन मिला उसको ले लेंगे, 3 × 5 और फिर इंटू में 7। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी के 4, 4 तें 12, 12 पंचे 60 और 60 6 के 420। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह से अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरे में क्या करना है। तो देखिए इसमें दूसरे में हमको 17 23 और 29 का निकालना है। तो 17 का अगर हम बात करें तो 17 का अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे तो होगा 17 गुना में 1, और फिर 23 का जब हम करेंगे तो 23 से ही कैंसिल होता है और 1 से होगा। 29 की बात करें तो 29 से ही होगा और गुना में 1। तो एचसीएफ अगर हम बात करें, एचसीएफ किसका 17 का, 23 का और 29 का। तो सारे में कॉमन की अगर हम बात करें तो एक सब में कॉमन है, तो एचसीएफ कितना हो गया, 1। एलसीएम की बात करें तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम 17 23 और 29 का। तो एलसीएम इसका हो जाएगा, जो कॉमन नहीं मिल रहा है सारे का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी 17 गुना में 23 गुना में 29। तो 17 23 29 का हम गुना करेंगे तो हमको ज्ञात होगा 11,339। ठीक है, तो ये सेकंड का हमारा एलसीएम और एचसीएफ दोनों हो गया। अब आते हैं पहले का तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरे में 8 9 और 25 का हमको निकालना है। ठीक है, तो 8 को अगर हम 8 का अभाज्य गुणनखंड करें तो कितना होगा, 2 गुना में 2 गुना में 2। ठीक है, इसी तरह अगर 9 का हम बात करें, 9 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 गुना में 3। ठीक है, और फिर 25 का जब हम करने आएंगे तो 25 का कितना हो जाएगा, तो 5 गुना में 5, और यहाँ पे हम 1 का मल्टीप्लाई फिर 1 और फिर यहाँ 1 कर लेते हैं। ठीक है, तो बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ देखिए इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो कोई कॉमन नहीं आया तो वहाँ पे एचसीएफ इसका 1 हो जाता है। तो एचसीएफ किसका 8 9 और 25 का, तो इन सारे का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1। अगर हम बात करें एलसीएम की, तो एलसीएम कितना होगा, एलसीएम किसका 8 का, 9 का और 25 का। तो कितना हो जाएगा, गुना कर लेते हैं। तो 2 गुना में 2 गुना में 2 और फिर 3 गुना में 3 और गुना में 5 गुना में 5। ठीक है, सारे का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, और जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम बराबर 2 दूनी के 4 दूनी के 8 8 त्रिके 24 24 पंचे 120 120 पंचे 600 और 600 3 1800। ठीक है, तो कितना हो गया इसका एलसीएम, 1800। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में एचसीएफ दिया है हमको, दो संख्याएं दी हैं 306 और 657। इन दोनों का एचसीएफ हमको दे दिया है 9 और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि दो संख्या में पहली संख्या कितनी है, तो हम लिख लेते हैं पहली संख्या कितनी है, तो पहली संख्या है हमारी 306। दूसरी संख्या कितनी है, तो दूसरी संख्या दिया है 657, और एचसीएफ हमको दे दिया है 9।
ज्ञात क्या करना है, एलसीएम। एलसीएम हमसे पूछा गया कि एलसीएम कितना होगा। तो हम जानते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो बराबर है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के। यानी एलसीएम गुणा में एचसीएफ जो होगा वो बराबर होगा पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या। तो पहली संख्या कितनी है, 306, और दूसरी संख्या कितनी है, 657। एलसीएम कितना दिया हमको नहीं ज्ञात है, और एचसीएफ हमें पता है 9। 9 गुना कर रहा है, इधर आके भाग कर लेगा, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम इक्वल्स टू 306 गुना में 657 और बटा में 9। देखिए 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 तरीके 9, 3 एक कम 3, 2 निके 6, फिर 3 से 3 तरीके 9, 3 चौके 12। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम बराबर हो जाएगा 34 गुना में 657। तो कितना होगा, 34 और 657 का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, हमें ज्ञात होगा 22, 33, 8। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 4। एलसीएम ज्ञात करने के लिए कहा था, एचसीएफ दिया था और दो संख्याएं दी थी, इससे हमको एलसीएम ज्ञात करना था, तो एलसीएम हमारा ज्ञात हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n, यानी कि 6 के घात में n दिया है, अंक 0 पर समाप्त हो सकता है। ठीक है, यानी कि n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, और हमें प्रूफ करके दिखानी है कि 6 की पावर n जो है वो 0 पर समाप्त होगा किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए। ठीक है, तो आइए करते हैं। हमें दिया क्या है, दिया है 6 की पावर n। 6 की पावर n क्या है, एक संख्या है, और n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। और नेचुरल नंबर क्या होता है, यानी प्राकृतिक संख्या, तो उसकी वैल्यू 1 से स्टार्ट हो जाती है, 1 2 3 4 डॉट 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 आगे ऐसे इनफाइनाइट तक बढ़ती जाती है। ठीक है, तो अगर हम n के पावर में ये बारी बारी से वैल्यू रखते जाएं, उससे भी हम सॉल्व करके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। या फिर एक रूल होता है कि अगर जो इकाई का अंक 0 पर कब समाप्त होता है, जब उसका गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होता है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, यदि संख्या का गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का होता है, के रूप का होता है, तो संख्या 0 पर समाप्त होती है। तो संख्या 0 पर समाप्त होती है। ठीक है, लेकिन हमारी संख्या क्या है, 6 है, तो 6 का गुणनखंड अगर हम करेंगे तो 6 का गुणनखंड कितना होगा, 2 गुना में 3। ठीक है, परंतु 6 का गुणनखंड कितना हुआ, 2 इंटू 3 हुआ। ठीक है, संख्या का गुणनखंड 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है। इस प्रकार संख्या 6 की पावर n कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा, कभी भी 0 पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, अगर संख्या में 2 इंटू 3 की जगह पे अगर 5 होता तो ये 0 पे समाप्त होता, लेकिन जैसे ही इन 6 का गुणनखंड करे हैं तो यहाँ पे 2 इंटू 3 आया है, तो इसलिए ये जो हमारा 6 की पावर n है वो कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा। अगर हम ऐसे चेक करना चाहें तो n की जगह पे अगर हम, या फिर हम ऐसे कर लेते हैं, 6 की पावर n है, अगर हम n बराबर कितना ले लेते हैं, n बराबर 1 रखने पर, तो कितना हो जाएगा 6 की पावर n, यानी कितना हुआ 6। अब अगर n बराबर हम कितना ले लें, 2 ले लें, तो कितना हो जाएगा 6 की पावर 2, इसको हम कर लेंगे 6 इंटू 6, कितना हो गया 36।
तो इसका इकाई अंक अभी भी क्या हो रहा है, 6 पे ही समाप्त हो रहा है। अगर n बराबर हम 3 रख लेंगे तो 6 के पावर 3 हो जाएगा, 6 × 6 × 6 यानी कि 36, 36 6 के 216। तो इकाई का अंक अभी भी कितना पे समाप्त हो रहा है, 6 पे, ना कि 0 पे। तो ये कभी भी 0 पे समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका गुणनखंड 2 गुना में 3 यानी कि 2 और 3 के गुणनखंड के रूप में है, ना कि 2 और 5 के। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 गुना में 6 × 5 × 4 3 2 1 + 5 भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, यानी हमें प्रूफ करके दिखाना है कि ये और ये दोनों संख्याएं भाज्य कैसे हैं। ठीक है, तो आइए हम करते हैं। क्या दिया है हमें? दिया है 7 11 13 और फिर प्लस 13। तो देखिए इन दोनों में अगर हम बात करें 13 13 दो बार है तो 13 हमारा कॉमन हो गया। तो जैसे ही 13 कॉमन हुआ तो बच क्या रहा है, 7 गुना में 11 गुना में 1 प्लस का 1। ठीक है, तो 13 11 सते 77 और प्लस का 1। तो 13 गुना में 77 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 78 और गुना में हम कर लेते हैं 1। ठीक है, तो देखिए इसमें 3 गुणनखंड आ रहे हैं। एक ये पहला गुणनखंड है तो यानी प्रथम गुणनखंड ये है। ये क्या हमारा द्वितीय गुणनखंड है और ये जो हमारा है वो तृतीय गुणनखंड है। ठीक है, तो देखिए भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या वो संख्या होती है जिसके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। ठीक है, खुद की संख्या होगी, एक होगा और अदर नंबर भी होंगे, उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 2 3 यानी कि इसके 3 गुणनखंड हो गए। अब हम निकालते हैं ये दूसरा वाला। दूसरा हमको दिया है 7 6 5 4 3 2 1 और फिर प्लस में 5। ठीक है, तो देखिए इन दो अगर हम बात करें तो यहाँ 5 और यहाँ भी 5 यानी कि 5 2 बार आ रहा है तो 5 को हम कॉमन कर लेते हैं। तो बचेगा क्या हमारे पास, 7 गुना 6 4 3 2 1 और प्लस ये 5 की जगह पे कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे हो गया 1। तो 5 गुना में 7 6 42 4 3 12 दूनी के 24 और प्लस का 1। तो 42 और 24 का हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1008 और प्लस का 1। ठीक है, अब इसको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 1009 और फिर गुना में हम कर लेते हैं 1। तो ये इसमें भी क्या हो गई, ये पहला संख्या और ये हो गया दूसरा और ये हो गया हमारा तीसरा, यानी पहला गुणनखंड दूसरा और ये तीसरा। तो जब भी किसी संख्या के 3 गुणनखंड होंगे यानी 2 से ज़्यादा होंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या कहेंगे। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे, चूँकि संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हैं, 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इस प्रकार संख्या कैसी है, संख्या भाज्य संख्या है, ठीक है। तो ये हमें प्रूफ करना था, मतलब कि प्रूफ नहीं करना था, दिखाना था कि हाँ ये भाज्य क्यों है। तो हमने दिखा दिया, भाज्य इसलिए है क्योंकि इसके 3 गुणनखंड हैं, दोनों संख्याओं के 3 गुणनखंड हैं। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं, एक खुद की वो संख्या होती है और एक 1 होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।